हैं, नया बिजनेस, नए फाइनेंसेस की शुरुआत करते हैं तो विघ्नहर्ता को याद किया जाता है। सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है ताकि तमाम ऑब्स्टिकल्स हट जाए और सक्सेस हमें मिले। गणेश भगवान को उनके विजडम, उनके थॉट्स के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजडम, पेशेंस। ये सभी एलिमेंट्स हमें भी रिक्वायर्ड होते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और कभी क्या आपने ध्यान दिया है कि गणेश भगवान के क्यों बड़ा सर, बड़े कान और छोटी आंखें हैं? इनका भी खास कनेक्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को लेकर। आमतौर पे माना जाता है बड़ा सर यानी बिग थिंकिंग, छोटी आंखें यानी फोकस और बड़े कान ताकि आप ज्यादा से ध्यान से सुन सके कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो ये गहरा कनेक्शन है निवेश का और गणेश भगवान का। तो क्यों ना इस गणेश चतुर्थी, अगर अब तक आपने अपने निवेश की शुरुआत नहीं की है तो उसका श्री गणेश किया जाए। और इसमें मदद करेंगे हमारे दो एक्सपर्ट जो आज के स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हेमंत रोस्तगी हैं वाइस इन्वेस्ट से और साथ ही फिनफिक्स रिसर्च से प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई है। आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों को भी CNBC की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रबलीन, क्या आप रिलेट करती हैं गणेश भगवान की पूजा प्लस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली दीपाली। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला, हम सारे काम शुरू करने से पहले श्री गणेश करते हैं। सो आई थिंक बिल्कुल उनका बहुत ज्यादा एक सिंबॉलिक रोल है कोई भी अच्छे काम की शुरुआत में। एंड फाइनेंसेस मेरे ख्याल से हम सबके जीवन को हर एक एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं, क्योंकि एक लाइफलाइन जो फाइनेंसेस की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो ट्रेड्स हैं जो आपने गणेश जी के बोले, जो एक इंटेलेक्ट है, जो विजडम है, ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और पावन टाइम है। जिन इन्वेस्टर्स ने अब तक उन लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं की और अब तक सोच रहे हैं कि हम कब कैसे शुरुआत करें, मेरे ख्याल से ज्यादा ऑस्पिशियस वीक या टाइम हो नहीं सकता। हेमंत जी, आपको भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी मानते हैं अब तक निवेश नहीं किया है, शुरुआत नहीं की है तो श्री गणेश कर दें इस बार गणेश चतुर्थी पे और सही प्लानिंग, सटीक प्लानिंग बनाने के साथ साथ ज्यादा सोचे ना, आगे बढ़ाएं कदम। मदद करने के लिए तो आप और हम लगातार मौजूद हैं ही। जी दीपाली, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, हम जब बात करते हैं गणेश जी की तो हम बात करते हैं कि अच्छी शुरुआत की। निवेश का जो शुरुआत की जो स्टेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको शुरुआत करनी है। वो हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार करके आप उसको भूल जाएं या बंद कर दें। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी पूरी लाइफ में चलेगा। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ आसान भाषा में, तो ये शुरू होती है जब आप पहली इन्वेस्टमेंट करते हो और खत्म होती है जब आपकी जो आखिरी जो गोल है वो पूरा होता है। और इनफैक्ट हमारे कुछ गोल ऐसे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे गोल्स रहेंगे। जैसे अगर हम रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज की बात करें तो ये समझ के कि ये एक प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर आप प्लान करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको अपने पैसे से अचीव क्या करना। ऐसा नहीं है कि आपके पास गोल नहीं है, हम सबके पास गोल है। थोड़ा सा समय लगाइए, क्या क्या गोल है, कितना समय है हमारे पास, कितना पैसा हमको अचीव करना है और उनको अचीव करने के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज पे ध्यान रखना है। और जैसे मैंने पहले कहा, जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए। एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो जो आपने भी कहा शुरुआत में, वो बनाने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम उसको थोड़ा नजरअंदाज करके एक हौच पौच तरीके से या एडहॉक तरीके से शुरुआत करते हैं। उसको अगर हम अवॉइड करें तो मुझे लगता है, जैसा कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत मतलब आप समझ लीजिए कि 50% आपका टारगेट तो वहीं पे पूरा हो जाता है। अच्छा प्रबलीन, अब शुरुआत करनी ही है इस मौके पर, तो पहले जो एप्रीहेंशंस है ना इन्वेस्टर्स के मन में, जो अभी भी इस इंडस्ट्री से, इन्वेस्टमेंट जर्नी से दूर हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। आप भी जानती हैं कि अभी भी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। पोर्टफोलियो प्लानिंग के नाम पर अभी भी बहुत अवेयरनेस नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये शो लगातार होस्ट करती हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अगर अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में जाऊं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल एफडीज, आरडीज, स्कीम्स, इनमें इन्वेस्ट
करते आ रहे हैं और इससे बाहर निकलने के बारे में अगर उनको जानकारी दी जाए कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर पोर्टफोलियो प्लानिंग कीजिए, तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस उनके मन में हैं, कैसे होगा, क्या होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, फिक्स नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो उन एप्रीहेंशंस को मैं चाहती हूँ कि आप दूर करें। किस तरीके से वो आगे बढ़े, अगर वो पोर्टफोलियो प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं तो क्या इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, प्लीज बताइए। जी, पहले तो मेरे ख्याल से दीपाल जी एब्सोल्युटली जो एक एप्रीहेंशन है वो कहीं ना कहीं जब हम मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हो सकती है, सो वो लाजमी है। बट मेरे ख्याल से अगर कोई अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स का ध्यान रखिए मेरे ख्याल से जो उनको हेल्प करेंगे। नंबर वन कि यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि आज आप पैसा डालेंगे और कल आपका पैसा दुगना हो जाएगा और चौथे दिन 10 गुना हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल और बहुत सारा पेशेंस डिमांड करने वाला प्रोसेस है। यानी कि सबसे पहले जो भी आना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं उनको ये समझना है कि जब इक्विटी इन्वेस्टिंग स्पेशली थ्रू म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं तो आपको नॉन लीनियर कंपाउंडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। क्योंकि आज आपने पैसा डाला, ऐसा हो सकता है कि जो आपकी एसआईपी है वो आपको 1 साल में भी कुछ रिटर्न्स ना दे, 2 साल में भी रिटर्न ना दे। यानी कि आपका काफी यहाँ पेशेंस जा सकता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा उदाहरण है दीपाली, जिसको हम चाइनीज बैम्बू बोलते हैं, जहाँ पे जो किसान होता है वो 3 से 4 साल खेती करते रहते हैं और जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं दिखती है, और 5वें साल में जाके जो पूरी जो चाइनीज बैम्बू है उसकी ग्रोथ आती है और अचानक से बहुत लंबी होती है। तो यानी कि जो ग्रोथ है वो अंडरनीथ हो रही है। तो यहाँ पे जब भी आप शुरुआत करें आप इमीडिएट रिटर्न्स का ख्याल भूल जाएं। आपको इसको मिनिमम 5 इयर्स का एक तपस्या बना के चलना है, एंड 5 ईयर एंड अपवर्ड की तरफ ही आप इक्विटी में निवेश करें। सेकेंडली मेरे ख्याल से दीपाली अपने अपने जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जो आपकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन है, बिकॉज हर इंसान की अलग है, उसके हिसाब से भी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। आप जोखिम लेके उधार लेके इस तरीके से कभी भी निवेश ना करें। आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए जो शुरुआत में कम से कम आपके महीने के 3 से 6 खर्चे के बराबर हो, 6 महीने के खर्चे के बराबर है। इवेंचुअली आपके पास साल भर के खर्चे का जो पैसा है वो एट एनी टाइम वैसे भी होना चाहिए। अगर हम एक पर्सनल फाइनेंस के लेवल से भी बात करें, आप जब निवेश कर रहे हैं तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे अभी हेमंत जी ने भी बोला। तो आप मार्केट्स में एसआईपी के द्वारा भी लंबे समय के लिए निवेश करिए, साथ पे पीपीएफ, ईपीएफ जैसे प्रोडक्ट्स को भी यूज करिए, सो दैट आपके पास फिक्स्ड इनकम का भी कुछ वहां पे मात्रा है आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा आपको अपने हेल्थ कवर, लाइफ कवर्स डेफिनेटली रखने हैं, ताकि आप जब मार्केट्स डाउन है और जरूरत पड़ गई पैसे की, तब आपको अचानक से वहां से पैसा ना निकालना पड़े कि आपके पास हेल्थ कवर ही नहीं था, तो आपको एक हॉस्पिटल बिल के लिए अपनी पूरी एसआईपी तोड़नी पड़ी। बिकॉज दीपाली अगर हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ दूसरों की कहानियां सुन के, दूसरों के नंबर्स को देख के ग्रीड में निवेश करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी सही नहीं हो सकती है। तो आपको पूरे संयम से, डिसिप्लिन तरीके से अपने निवेश की शुरुआत करनी है, और ये सारे जो बेसिक आपके हाइजीन चेक्स हैं इनका ध्यान रखते हुए आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए निवेश करिए। लंबे समय में आप डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अपने गोल्स के लिए बना पाए। इनफैक्ट हेमंत जी, ये तो एक किस्म की एप्रीहेंशंस हुई, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं इन्वेस्टर्स की सोच में। हालांकि बहुत अवेयर हो रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स। आपने देखा है योर मनी में भी बहुत यंग इन्वेस्टर्स भी हमारे पास आते हैं जो कि बड़े गोल्स लेकर आते हैं, सही प्लानिंग कर रहे हैं, बट फिर भी काफी तबका ऐसा भी है। अगर आप यंग इन्वेस्टर्स के पास जाएं, 25-35 साल वाले, वो सोचते हैं कि अभी पहले अपने शौक पूरे कर ले, निवेश के लिए तो बाकी उम्र पड़ी हुई है। मिडिल एज में जाएंगे 45-50 वाले, वो सोचेंगे कि शायद अभी बहुत लेट हो चुका है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो लॉन्ग टर्म होराइजन चाहिए, अभी 5-10 साल में क्या ही हो पाएगा। सिमिलरली एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी हो जाती है। तो इस तरीके के जो सोच में ब्लॉकेजेस हैं वो भी काफी हैं इन्वेस्टर्स के मन में। अब आप बताइए कि हर एज ब्रैकेट में भी प्लानिंग की जा सकती है, हालांकि जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी है वो डेफिनेटली डिफर हो सकती है। जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा आपने कहा कि काफी बार जो यंग निवेशक होते हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि बहुत लंबा समय है तो अभी जल्दी क्या है, आराम से शुरुआत करेंगे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगा पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 की एसआईपी करते हैं, अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो 35 साल के बाद आपको करीब 5.5 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा। यही अगर आप 10 साल डिले करते हैं, उसको आप 35 साल से इन्वेस्ट करते हैं, तो उतना कॉर्पस बनाने के लिए आपको 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करनी होगी, यानी 3 गुना। हर
10 साल जो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आप जो डिले करेंगे, उसमें 3 गुना आपको इन्वेस्ट करना होगा उतना ही कॉर्पस बनाने के लिए। तो आई थिंक सबसे पहले हर निवेशक को ये समझना है कि ये सोचना कि अभी रिटायरमेंट बहुत दूर है या बच्चों की पढ़ाई बहुत दूर है, उसको आराम से करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा, आपने जैसे कहा, वो 3 मेजर जो एज ग्रुप्स होंगे उस समय पे हम बात करते हैं, जैसे 20 से 25 साल या 25 से 35 साल और 35 से 45 साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं किसी भी निवेशक के लिए। तो देखिए, अगर हम 20 से 25 की बात करें, हालांकि मैं इससे पहले एक और चीज कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के काफी सारे थंब रूल रहते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा डेट में जाए। बट मेरा हमेशा ये मानना है कि आपकी अपनी खुद की जो पर्सनल सिचुएशन है, आपके जो गोल्स हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आपकी जो एसेट एलोकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट का, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आपके फेवर में हमेशा काम करेगा। तो 20 से 25 साल की हम बात करें, उस एज ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अभी अभी इन्वेस्ट काम करना शुरू किया हो, जॉब करना शुरू किया हो, या कुछ ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए, समझने के लिए कि जैसे अभी प्रवीण ने बात की, हम बात कर रहे थे कि मार्केट डे प्रोडक्ट में जो डर रहता है, वो डर निकालने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इनफैक्ट समय आपके पास बहुत है। तो अगर आप गलती भी करेंगे तो छोटे अमाउंट पे करेंगे, और जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आपके पास बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक जो डर, जो मिसकंसेप्शंस हैं, तब तक निकल चुके होंगे। अगली स्टेज की अगर आप बात करें, मान लीजिए 25 से 35 साल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 8-10 साल से काम कर रहे होंगे, या जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू कर दिया होगा। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड आपने बनाया है, अपने गोल्स को आप यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। और अगली स्टेज की अगर मैं बात करूं 35 से 45, तो तब तक आपके कुछ गोल्स के लिए आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया होगा। आपका फोकस क्लियरली, आपका जो फोकस है वो रिटायरमेंट पे होना चाहिए कि आपका रिटायरमेंट गोल आपने ठीक से किया कि नहीं। तो ये ऐसी स्टेजेस हैं जहां पे हर स्टेज पे आपको एक सही डायरेक्शन में अपने पोर्टफोलियो को रखना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट गोल हो, जितना भी बड़ा पैसा आपको चाहिए, वो आप पूरा कर सके। सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है और उसको फॉलो करने की जरूरत। अच्छा प्रबलीन, एक चीज और बताइए, टाइम होराइजन के हिसाब से जो रिस्क एपेटाइट है उसको प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की डेट में ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो 2 साल का, 3 साल का नजरिया लेकर भी अग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आई एम श्योर थंब रूल होता है इन्वेस्टमेंट का, रिस्क टेकिंग एपेटाइट का भी। टाइम होराइजन के हिसाब से किस तरीके की एपेटाइट रखे? 15 साल, 20 साल का नजरिया है तो क्या अप्रोच रखे? 2 से 5 साल का नजरिया है तो अप्रोच क्या रखे? जी दीपाली, एब्सोल्युटली। जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जहाँ पे इन्वेस्टर्स मात खाते हैं वो यही है कि शायद वो सेम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट होराइजन को कई बार उसमें ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है उसमें जो हमारा टाइम एलिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टाइम एलिमेंट पे आपकी नजर रहनी चाहिए। अगर मार्केट्स में आपका पैसा 1 से 3 साल के लिए आ रहा है तो हमें वहां जोखिम नहीं उठाना है, बिकॉज जो भी आपका असल लगा है, हमें कैपिटल प्रेजर्वेशन पे वहां फोकस करना है। आपके रिटर्न्स बने बट उतने ज्यादा बन नहीं सकते, और इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट भी करना है कि अगर आपने मार्केट्स में पैसा लगाया और आपका होराइजन सिर्फ 2 साल था, तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा टैक्स एफिशिएंसी हो सकती है, तो आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोबेबली। बट ऐसा नहीं है कि आपके सुपर नॉर्मल रिटर्न्स होंगे। तो सबसे पहले आप टाइम होराइजन के हिसाब से अपना रिस्क को आपको थोड़ा रिड्यूस करना है कि अगर आपका टाइम थोड़ा कम है तो आप थोड़ा कम जोखिम उठाइए। सो 1 से 3 साल में आप प्रोबेबली ज्यादा डेट फंड्स की तरफ या इनकम प्लस आर्बिट्राज टाइप के फंड्स की तरफ जाएंगे, या आपको जहां पे कैपिटल प्रेजर्वेशन पे फोकस रखना है, रिस्क आपका कम होना चाहिए। अगर आपके पास लेट्स से 3 इयर्स टू 5-6 इयर्स का होराइजन है, तो आप बीच के कहीं पे सेगमेंट में हैं, तो वहां पे आप हल्का फुल्का डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन, बिकॉज जैसे हेमंत जी ने बोला, हर इंसान की, हर निवेशक की जो अपनी जर्नी होती है, तो जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो शायद मेरी उम्र के किसी व्यक्ति का नहीं होगा, उनका अलग होगा। तो अगर आपका हल्का रिस्क एपेटाइट है वहां पे, तो आप प्रॉबेबली लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड भी उठा सकते हैं। पर अगर आपका और थोड़ा कम रिस्क एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट को जानने के बहुत तरीके होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आपको निकल आता है आपका रिस्क एपेटाइट, तो आप हाइब्रिड्स में जाइए दीपाली, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हो गए और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। और अगर बहुत लंबा टाइम है तब डेफिनेटली आप ज्यादा इक्विटी की तरफ रहिए, बिकॉज लंबे समय में आप वो पैसा अपने लिए बना पाएंगे। एक रिटायरमेंट गोल के लिए अगर हम बात करें दीपाली, तो अगर आज आपका खर्चा 50,000 है तो 12 साल में वो खर्चा आपका डबल हो जाएगा, घर का 1 लाख हो जाएगा।
और अगर आपको 60 to 90, अगर आपको 30 साल की जिंदगी मान लीजिए उस पैसे पे चलानी है, तो इन लेट्स से रिमेनिंग 12 इयर्स में आपको एक 4 करोड़ से प्लस का कॉर्पस अपने लिए खड़ा करना होगा, जिसके लिए अगर आप बहुत कम रिस्क लेके निवेश करते हैं तो आपको बहुत जी। ज्यादा निवेश करने की जरूरत होगी। तो वहां पे आपको थोड़ा हाई रिस्क में जाना है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार प्रॉपर पोर्टफोलियो प्लानिंग पर करेंगे चर्चा। कहाँ निवेश करें, किन पॉकेट्स में करें, और लमसम करें या एसआईपी करें, करंट मार्केट सिनेरियो में क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकमंगलूर है? लौलपुर अबे है। ये सब जगह ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं। पिंपले सौदागर फंस गया। फंस गया शायद। अरे है ना, इंडिया में 29,000 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं, यानी देश के कोने कोने में। तो ईवी सही है। 20 साल से सीएनबीसी आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव नुवामा प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज मार्केट सेंटर, जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत सही करने की सोच के साथ। एनपीएस वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है एनपीएस वात्सल्य, जो सालाना 1,000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। एनपीएस वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए एनपीएस जरूरी है। आजकल मार्केट में इन्वेस्ट करना किसी बिजी चौराहे पर ट्रैफिक में फंसने जैसा है। जितने ज्यादा मोड़ उतने ही ज्यादा रास्ता दिखाने वाले लोग, पर सही दिशा किसी को नहीं पता। इसीलिए आपको जरूरत है एक इन्वेस्टमेंट जीपीएस की, जो मार्केट के शोर को इनसाइट्स में बदल दे। हर हफ्ते भारत के विश्वसनीय फंड मैनेजर्स के साथ मार्केट को समझें और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फायदेमंद फंड्स। देखिए इन समय पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल विघ्नहर्ता के वेल्थ मंथ। हमारे साथ हैं हेमंत रुस्तगी, प्रवीण वाजपेयी। लेकिन अब बात करेंगे पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। और हेमंत जी, इनफैक्ट अब जिस तरह का करंट मार्केट सिनेरियो है, इस मार्केट सिनेरियो में आपसे समझना चाहेंगे कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर्स को नहीं करनी है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में, या नई प्लानिंग अगर कोई पोर्टफोलियो की कर रहा है उस स्थिति में। देखिए दीपाली, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, आप करंट मार्केट सिचुएशन को देख के आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो, अगर बाजार मान लीजिए बहुत अच्छा कर रहा है तो आप बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा देंगे, या अगर बाजार अच्छा नहीं कर रहा तो बहुत ज्यादा पैसा आप डेट में या कंजर्वेटिव ऑप्शन में लगा देंगे। और दोनों के दोनों सिचुएशन जो है लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमिनन है। अलग अलग समय पे अलग अलग कारणों से मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। आपको जो आपका टाइम होराइजन आपने जो डिफाइन किया गोल का, उस पर कमिटेड रहना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को समय समय पे बदलेंगे, तो जो एंड रिजल्ट होगा, जो होना चाहिए, उससे कहीं अलग होगा। तो आई थिंक ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसपे आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, कभी भी अपनी एसेट एलोकेशन को आप मत छोड़िए। एसेट एलोकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा वही है कि वो आपको बताता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, और आपको ये भी बताता है कि आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एसेट एलोकेशन में जब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को देखते हो तो आपको पता है कि ऑन एन एवरेज कितनी रिटर्न आपको मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट हमें एज एन इन्वेस्टर होती है वो आपको नहीं होती है। तो आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी निवेशक को हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा,
अपनी जो भी डिसीजन है इन्वेस्टमेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से लें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ना कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। अच्छा प्रबलीन, आपके हिसाब से करंट मार्केट सिनेरियो में लमसम पैसा डालना बेहतर है या लमसम बिल्कुल अवॉइड करें, स्टैगर्ड वे में निवेश करें, एसआईपी बाइंग करें? क्योंकि देखिए जबरदस्त रिटर्न हमने एक्विटीज हो, स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो उनकी तरफ से पिछले 4-5 सालों में आते हुए देखे हैं। इस साल की शुरुआत से आई एम श्योर ज्यादातर जिन्होंने नई शुरुआत की होगी उनके पोर्टफोलियोज या तो फ्लैट होंगे या थोड़े बहुत नेगेटिव साइड पर ही होंगे। तो उस स्थिति में किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए अगर हम नई निवेश की बात कर रहे हैं? जी दीपाली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनफैक्ट नॉट ओनली ईयर टू डेट बट ऑलमोस्ट अगर हम एक साल के रिटर्न्स देखें तो भी काफी फ्लैट है, इनफैक्ट नेगेटिव भी हैं कुछ स्कीम्स में। पर एक चीज से मैं टोटली अग्री करूंगी जो हेमंत जी ने बोला कि आपको अपने गोल्स को सबसे इंपॉर्टेंटली देखना है दीपाली, कि आप जब निवेश कर रहे हैं, अगर आपका गोल है कि आपको पैसा लेट से आने वाले 4 से 5 साल में चाहिए तो आई थिंक आप डेफिनेटली लमसम कर सकते हैं, पर वो लमसम डेफिनेटली स्मॉल कैप या मिड कैप में नहीं होगा। हमें वहां पे एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जहां पे हमारे पास कुछ सेफ्टी नेट हो, बिकॉज हमारा 4-5 इयर्स का टेन्योर है। तो हम वहां पे हाइब्रिड्स में बैलेंस्ड एडवांटेज या मल्टी एसेट एलोकेशन जैसे फंड्स में जाएंगे, और वहां पे भी हमें देखना है कि वो फंड हमें कितनी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है। पिछले साल सितंबर से लेकर अगर इस साल हम अप्रैल तक देखें तो जब निफ्टी 15.5% गिरा था तो काफी ऐसे फंड्स थे इस कैटेगरी के जो 4 से 6% की रेंज में गिरे हैं। तो हमें कोई ऐसा फंड अपने लिए तलाश करना है, तो आप लमसम लगा सकते हैं, बट आपको एक फंड चुनना पड़ेगा जो आपका रिस्क मैनेज कर सके। सो फ्रॉम द हाइब्रिड्स, अगर आपका लंबे समय का पोर्टफोलियो है दीपाली, आपका 10 साल का 12 साल का है, तब डेफिनेटली आपको अपने गोल को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना है। तो आप लमसम में अगर लार्ज कैप में कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 50-60% एक गो में कर सकते हैं, बाकी आप एसटीपी चला सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में आपके पास लमसम है तो आप थोड़ी मात्रा में करीबन 25% एक साथ डाल दीजिए, बाकी जो 75% है आप एसटीपी कर सकते हैं लंबे समय का, ताकि आपकी एवरेजिंग हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा आप एग्जैक्टली क्या स्कीम उठा रहे हैं, आपका क्या एलोकेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो। बट डेफिनेटली स्टैगर्ड अप्रोच एट टाइम्स जब आप अगर थोड़े डाउटफुल हैं तब हेल्प कर सकती है, बट कई बार हमें अपवर्ड एवरेजिंग भी दे देती है। बट इस मार्केट में डेफिनेटली आई थिंक पार्शियली लमसम एंड बाकी एसटीपी के माध्यम से करना फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज भी सही अप्रोच रह सकती है। एंड बाकी मार्केट्स मेरे ख्याल से हर बार हमें नए लेसन सिखाती हैं, सो मार्केट्स को टाइम करना इज समटाइम्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो बेस्ट है कि आप अपने गोल्स को नजर में रख के उस हिसाब से निवेश करिए। तो चलिए, वेल्थ मंत्र की तो अब तक बातचीत हुई इस शो में, लेकिन अब फाइनली पूछते हैं वो फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट से जिनके साथ आप श्री गणेश कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का लंबी अवधि के लिए। बताइए हेमंत जी, आपके टॉप 4 फंड्स। देखिए दीपाली, मुझे लगता है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एक मल्टी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड, और फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ओके प्रबलीन, आपके टॉप 4 फंड्स। सो जो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क चाहते हैं, जिनका होराइजन 4 से 5 साल का है दीपाली, उनके लिए एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वो आईसीआईसीआई का देख सकते हैं। उसके अलावा जिनका थोड़ा लंबा होराइजन है वहां पे एक पैसिव फंड है डीएसपी या किसी और अच्छे फंड हाउस का निफ्टी का इक्वल वेट इंडेक्स जो टॉप 50 कंपनीज में हमें इक्वल एलोकेशन देता है। उसके साथ निपॉन का मल्टी कैप जिसमें हमें थोड़ा मिड और स्मॉल भी मिल जाएगा लार्ज कैप के साथ। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया इज बेसिकली जो 60% है हमारा जीडीपी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी, वो हमारी कंजम्पशन चलाती है और कंजम्पशन ने काफी हिट ली है पिछले महीनों में। सो एसबीआई का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पेशेंस आपका जा सकता है, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो एक अच्छी बेट है। और एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो की तरह हम कंजम्पशन को देखते हैं जो इस बार निफ्टी से ज्यादा गिरा था। सो मेरे ख्याल से ऑलरेडी कंजम्पशन में काफी बीटिंग आई है, तो अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं सो एक अच्छी एलोकेशन हो सकती है। ओके चलिए, तो आपको दोनों ही एक्सपर्ट्स ने टॉप 4 फंड्स बताए हैं। क्विकली नोट कर लीजिए दोबारा अगर आपने कोई भी फंड मिस किया है। हेमंत जी के फंड्स क्विकली लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। लंबी अवधि के लिए अगर आप हेमंत जी की चॉइस से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कोटक मल्टी कैप, मतलब उस पर लार्ज मिड कैप को चुन सकते हैं। इन फंड्स के साथ निवेश कर श्री गणेश कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है हेमंत जी को पसंद। प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स भी आपके स्क्रीन पर हैं, नोट कीजिए।
SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप पिक कर सकते हैं, ICICI प्रू का मल्टी एसेट एलोकेशन और निप्पॉन का मल्टी कैप। तो अब तक अगर निवेश की शुरुआत नहीं की है तो कीजिए। आपको 8 फंड्स बताए गए हैं, तमाम टिप्स बताई गई हैं, समझाया गया है कि कैसे शुरुआत करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग करना किसी भी एज ब्रैकेट में। तो अब तक अगर नहीं किया है तो निवेश कर श्री गणेश करें। और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी के मौके पर। शुक्रिया प्रबलीन और हेमंत जी हमारे शो में आने के लिए। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार। तो पावर्ड बाय SBI, बेस्ट है सबको पता है। प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मैन विद द कैप, कॉल 9300 सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी